हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट के आरटीपी सितंबर 24 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो एमसीक्यूज है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एज वेल एज जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आरटीपी में 24 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो होपफुली वो आपने देख लिए होंगे, राइट। इसके लिए जो आरटीपी जितनी भी है मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 जो ऑलरेडी आईसीएआई ने इश्यू कर दिए है, उसके लिए मैंने एक पूरा कंपाइलेशन बनाया हुआ है जिसमें सारे ही एमसीक्यूज कवर अप किए गए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो या तो कुछ अलग है, कुछ अच्छे पॉइंट्स है, या आंसर्स जो है वो कुछ अच्छे तरीके से दिए गए हैं। वो सारा ही मैंने एक ही डॉक्यूमेंट में कवर अप कर दिया है ताकि आप सारे ही वो आरटीपी के क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो या तो मॉड्यूल में या फिर मैंने जो नोट्स अपलोड किए उसमें कहीं ना कहीं पर कवर अप हो रहे हैं, इसीलिए मैंने उसको इसमें से इग्नोर किया हुआ है। तो अगर आपने पूरा ही मॉड्यूल वगैरह अगर अच्छे से पढ़ा है तो वो आरटीपी के वो जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। आप सिर्फ इसमें जो क्वेश्चंस है वो करके जाएंगे तो भी आपका आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। इसमें सारे ही आरटीपी के अच्छे क्वेश्चंस कवर अप कर दिए गए, राइट। तो ये कंपाइलेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और वो पूरा फ्री है। और यहाँ पर हम आरटीपी सितंबर 24 के जो एमसीक्यू है, एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू से 3-4 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज दिए हैं और 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आरटीपी सितंबर 24 के क्वेश्चंस। आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और जो नहीं करवाए हैं, उन सभी में किसी में भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँ। चलिए, तो ये है आरटीपी सितंबर 24 के जो सारे क्वेश्चंस है। सबसे पहले केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। Pluto Limited is engaged in the manufacturing and distribution of furniture. After COVID, as the number of people working from home has gone up, this customizable range home office furniture has gained lot of importance. ये जो Pluto Limited जो कंपनी है वो फर्नीचर बनाती है और कोविड के बाद इनके फर्नीचर का जो सेल है वो बढ़ा है। They were able to perform very well over the years and the same has been reflected in their financial statement, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख भी रहा है। मैं ऐसा एडवाइस करता हूं कि आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है उसमें केस स्टडी एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस काफी टिपिकली काफी ट्रिकी वे में फ्रेम किए जाते हैं, और उसी वजह से अगर आपने केस स्टडी अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझा है तभी वो आंसर आप है वो करेक्टली कर पाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। कई बार एमसीक्यू को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो मुझे आता है, बट अगर आपने केस स्टडी नहीं पढ़ा है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। सो आई ऑलवेज एडवाइज कि आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में केस स्टडी अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा बट वो ज्यादा सिक्योर्ड वे है, राइट, रादर देन ऐसे ही एमसीक्यूज सोल्व कर। During the year 23-24, Messrs. Saha and Associates was reappointed as the auditor. 23-24 के लिए फिर से Saha and Associates को reappoint किया गया है as an auditor. The new engagement team has CA Saha partner and 5 article assistant. अब नई टीम के अंदर जो साहा है, जो पार्टनर है वो, और 5 article assistant है। Given the large volume of transactions, the partner instructed the article assistants to review the financial statements and auditors report from the previous year 22-23 to gain a thorough understanding. जो पार्टनर है उन्होंने आर्टिकल असिस्टेंट को सजेस्ट किया कि आप प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को एक बार थोरोली अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्या क्या प्रोसीजर्स किया गया है, राइट, किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी एक बार समझ लीजिए। While reviewing the summary page, one of the article Kabir noticed that few points were under discussion with the partner before finalizing the ऑडिट। कबीर जो एक आर्टिकल है उन्होंने देखा कि कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स है वो पार्टनर के साथ डिस्कशन के लिए रखे गए थे। द टीम वेरीफाइड द फॉलोइंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या चेक किया गया था। द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। सबसे पहले तो ये देखा गया कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो एक्चुअल में इनकर किए गए हैं या नहीं। The expenses in respect of all personnel have been accounted for. जितने भी एम्प्लॉय है उन सभी के लिए, all personnel के लिए ये एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड किया गया है। The expenses recognized during the period are pertaining to the current accounting period. जो पीरियड में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि जो 22-23 जिसमें ऑडिट किया था उसी पीरियड का ये एक्सपेंस है। It was also noted that
to equity shareholders for the year 22-23 was declared on 15th April 2023 and was recognized as liability in the year 22-23. जो डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है फॉर 22-23, जो उन्होंने डिक्लेयर किया था 15th अप्रैल 23 को, मतलब कि ईयर एंड होने के बाद, क्योंकि ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2023 को, और ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है आफ्टर दैट, मतलब कि 15 अप्रैल 2023 को। तो ये जो इवेंट है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर किया गया है, और एज पर AS4 जो आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर, राइट, उसके हिसाब से अगर कोई भी डिविडेंड है वो अगर आफ्टर 31 मार्च अगर डिक्लेयर किया गया है, तो जिस ईयर में डिक्लेयर किया गया है उसी ईयर में वो एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस ईयर के लिए डिक्लेयर किया गया है उस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाता है। It is not recorded as a liability in the year for which it is declared, right? If it is declared after the financial year completion, right? तो ये 22-23 के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, पर है किस ईयर के लिए? 22-23 के लिए। तो 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ऐसे डिस्क्लोजर आना चाहिए, बट वो 22-23 की लायबिलिटी नहीं है। वो लायबिलिटी कब की होगी? 23-24 की, राइट? तो जो करंट ईयर, जिस ईयर का ऑडिट हो रहा है उसमें वो एज ए लायबिलिटी होना चाहिए, और जो 22-23 जो प्रीवियस ईयर है उसमें एज ए डिस्क्लोजर वो होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अनदर आर्टिकल, क्रिस noticed that debtors constitute a major component of the company's financial statements. As part of audit procedure, the auditor requested the client to obtain external confirmation from the parties. डेटर जो एक इंपॉर्टेंट लाइन आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उनके लिए उन्होंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर है वो करना चाहा। फॉर दिस अ लिस्ट ऑफ ऑल डेटर्स वर ऑब्टेन्ड एंड रैंडम सैंपलिंग वाज परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। उन्होंने पूरा डेटर का लिस्ट लिया और उसमें से रैंडम सैंपलिंग सिलेक्ट करके उनके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो डेटर्स है उनके लिए वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा होगा। The client directly obtained the selected data confirmation from the customers on time. क्लाइंट ने खुद ने डायरेक्टली वो कंफर्मेशन ऑब्टेन किया। ये तो गलत चीज है, क्योंकि ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के हिसाब से ऑडिटर है वो डायरेक्टली कंफर्मेशन है वो सेंड करता है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजता है और वो खुद डायरेक्टली ऑब्टेन करता है एज अ कंफर्मेशन, राइट? तो वो ऐसा होना चाहिए। क्लाइंट ये कंफर्मेशन नहीं भेज सकता है, ना ही कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Chris also observed in addition in the assets amounting to rupees 50 lakhs during the year, supported by sufficient audit evidence. Chris ने देखा कि एडिशन भी हुआ था असेट का 50 lakhs का, right, fixed assets में। However, upon scrutiny, it was found that some of the invoices were not in the name of the company. पर देखा कि कुछ इनवॉइसेस जो है वो कंपनी के नाम पर नहीं थे। Further, cash and cash equivalent were classified as balances with banks, checks and drafts on hand, cash on hand and earmarked balances with banks, for example unpaid dividend। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखा तो उसमें भी उसका क्लासिफिकेशन में किया था कि बैलेंस विथ बैंक्स, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड एंड ईयरमार्क्ड बैलेंसेस विथ। चलिए, अब हमें एमसीक्यूज दी है तो वो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, which among the following assertions are discussed with respect to employee benefit expenses? Measurement, occurrence, cutoff, completeness. Choose the correct combination from below. यहाँ पर जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए उन्होंने जो प्रोसीजर्स की थी तो उसमें कौन से असर्शंस कवर अप किए गए हैं। मैंने ऑलरेडी जो कीवर्ड्स थे इस पॉइंट में वो हाईलाइट किए हैं। जो सबसे पहला है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर एक्चुअली इनकर्ड। एक्चुअली इनकर्ड मतलब कि अकरेंस। यहाँ पर कौन सा असर्शन हम चेक कर रहे हैं? अकरेंस। देन एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल हैव बीन अकाउंटेड फॉर। ऑल पर्सनल मतलब कि कंप्लीटनेस। और तीसरा है एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड आर पर्टेनिंग टू द करंट मतलब कि करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो वो क्या हो जाएगा? कट ऑफ। तो यहां पर तीन असर्शंस कौन से हैं? अकरेंस, कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा हमारा अकरेंस 2, कट ऑफ 3 एंड कंप्लीटनेस 4। तो 2, 3 एंड 4 आना चाहिए। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जिसमें है 2, 3 एंड 4, राइट? चलो, बाकी तो ये 1 तो होगा ही नहीं, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। यहां पर भी 1 है, राइट? और वो यहां पर 3 नहीं दिया है, यहां पर 2 नहीं दिया, और यहां पर 1, 2 और 3 है, 4 नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब यहां पर इस क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एमटीपी में भी दिया गया है शायद, उसमें यहां पर जो कॉम्बिनेशन है उसकी सीक्वेंस भी पूछी है।
क्योंकि देखिए यहां पर हमें क्या क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, चेक अकरेंस, सेकंड में कंप्लीटनेस और थर्ड में कट ऑफ, राइट। बट यहां पर जो सीक्वेंस है वो क्या है, अकरेंस, कट ऑफ एंड कंप्लीटनेस, 2, 3 एंड 4। अगर आपको सीक्वेंस भी पूछिए तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2, 4 एंड 3, देन इट विल बी करेक्ट आंसर, राइट। तो अगर आपको सीक्वेंस से पूछा है तो आपको 2, 4 एंड 3 लिखा है उसको करेक्ट करना है, क्योंकि वो दोनों ही दे सकते हैं, 2, 3, 4 एंड 2, 4, 3। तो अगर आपको सीक्वेंस में पूछा है तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 2, 4, 3 वाला, राइट। इस तरह के ट्रिक्स भी वो अपना सकते हैं, एग्जाम में ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, whether disclosure of dividend under the liability head during the year 22-23 is appropriate. Yes, it should be recognized in the same year irrespective of the year of declaration as the amount of dividend belongs to year 22-23. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हाँ वो सब कुछ सही किया है, जिस ईयर के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं उसी ईयर में ऐसा लायबिलिटी बुक होना चाहिए, बट ये गलत है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नो, द अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इक्वली बिटवीन 2 फाइनेंशियल ईयर, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में वो होना चाहिए रिकॉर्ड इक्वली, ये भी गलत है। नो, द अमाउंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स, राइट। जो मैंने आपको बताया कि जिस ईयर के लिए डिस्क्लोज किया है, सॉरी जिस ईयर के लिए उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अगर उस ईयर कंप्लीशन के बाद अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो जिस ईयर के लिए डिस्क्लोज किया है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सिर्फ डिस्क्लोजर दिखाया जाएगा, लायबिलिटी बुक नहीं होगी। वो जिस ईयर में डिक्लेयर किया है उसी ईयर में वो एज अ लायबिलिटी बुक किया जाएगा, तो ये आंसर सही होगा। डी, नो, द अमाउंट शुड नीदर बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी गलत है। चलिए थर्ड MCQ, Chris pointed out that the method followed to obtain debtor confirmation in the previous year was not in accordance with SF505. क्रिस ने बताया कि जो प्रीवियस ईयर में एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जो प्रोसीजर की थी एज पर SF505 फॉर द डेटर्स वो बराबर नहीं है। Therefore, Messrs. Saha and Associates should re-perform the same in the correct manner. तो Saha and Associates को फिर से re-perform करना चाहिए। As per SF505, confirmation should be directly obtained by the auditor. Further, for all significant account balances as on the balance sheet date, confirmation should necessarily be collected, and for the smaller outstanding balances, random sampling could be performed. ये जो as per SF505 ऑडिटर को डायरेक्टली ऑब्टेन करना चाहिए, राइट, तो ये बराबर है। फिर जो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है उस सभी के लिए कंफर्मेशन मंगवाना चाहिए, और जो स्मॉलर आउटस्टैंडिंग है उसके लिए रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसा देखना चाहिए, तो ये आंसर हमें करेक्ट लग रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बाकी के 3 भी देख लेते हैं। इट इज ओके टू ऑब्टेन कंफर्मेशन थ्रू क्लाइंट एज दे आर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद देयर कस्टमर्स। क्लाइंट भी मंगवा सकता है क्योंकि वो उनके साथ कांटेक्ट होता है उनका, पर ये SF505 हमें अलाउ करता नहीं है। Also, many customers may not respond to auditor's external confirmation request made. हो सकता है कि अगर ऑडिटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो शायद जो कंफर्मिंग पार्टी है, थर्ड पार्टी है, क्लाइंट के जो डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, वो शायद रिप्लाई ना करे, ऐसा हो सकता है। ये बात सही है, बट उसी के लिए SF505 में गाइडेंस दिया गया है कि आपको क्लाइंट की जो ऑथोराइजेशन है उसी के हिसाब से आपको वो रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, तभी आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ सकता है, राइट। तो इसीलिए जनरली हम जब भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हैं तब उसमें क्लाइंट को भी ईमेल में CC वगैरह रखते हैं, राइट। तो ये जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ सकता है, पर क्लाइंट डायरेक्टली वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर सकता, अदरवाइज वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। रैंडम सिलेक्शन कैन बी डन फॉर ऑल डेटर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद SF505, ये भी गलत है, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग अगर आपकी रेंज बराबर है तभी आप रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। अगर आपकी रेंज बहुत वाइड है, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स है, तो उसके लिए तो वो सारे ही अकाउंट्स को आपको सिलेक्ट करके एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। As per SF505, confirmation should be directly obtained by the auditor, whereas random selection can be done for all debtors irrespective of the amount. ये जो पहला पॉइंट है कि directly obtained by the auditor वो सही है, बट random sampling गलत है, क्योंकि significant accounts के लिए हमें सारे के लिए ही external confirmation मंगवाना होगा। एंड फोर्थ, तो C भी गलत हो जाएगा। फोर्थ, इधर ऑडिटर और क्लाइंट कैन ऑब्टेन कंफर्मेशन बेस्ड ऑन टाइम अवेलेबिलिटी, जिसके भी पास टाइम होता है वो कर सकता है, तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। हाउएवर,
It is necessary to obtain confirmation for all significant account balances as on the balance date and for the remaining random sampling could be performed in accordance with SA 505. ये पॉइंट तो जो फर्स्ट ए ऑप्शन है उसमें दिया था वही है, तो ये सही है, बट ये पहला गलत है, इसीलिए ये पूरा आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, फोर्थ, विच एसेसन हैज बीन अफेक्टेड इन द केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमने देखा था कि कुछ इनवॉइसेस है वो कंपनी के नाम पर नहीं है, तो यहां पर कौन सा एसेट अफेक्ट होगा? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट। यहां पर क्या होगा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि ये किसका राइट है। कंपनी का राइट नहीं है, कंपनी के नाम पर इनवॉइस नहीं है, फिर भी कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यहां पर अफेक्ट हो सकते। क्लियर? चलो, एंड लास्ट वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वर नॉट properly classified by the client. Which of the following is incorrect disclosure of the same? Cash and cash equivalent में कौन सा disclosure गलत है? Balances with banks, checks and drafts on hand, cash on hand, earmarked balances with banks, for example unpaid dividend. यहाँ पर गलत कौन सा है? D, earmarked balances with banks। अलग से क्लासिफिकेशन नहीं करना है, हाँ उनको अलग से डिस्क्लोज करना है, बट क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अदर्स आ जाएगा एक्चुअल में। अगर एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 हम देखने चाहेंगे तो ये 3 एज इट इज रहेंगे और ये 4th आएगा अदर्स। क्लियर? चलिए, तो ये केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू था, इजी था, राइट? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँ। चलिए, अब जनरल एमसीक्यूज है वो हम सोल्व करते हैं। ये जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज और ये जो जनरल एमसीक्यूज के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए हैं, राइट? ये डॉक्यूमेंट। CA Chatur provides accounting and bookkeeping services to Shiv Ganga Limited. He is also offered an audit of the accounts to the Shiv Ganga Limited. जो ये CA चतुर है, राइट, वो शिव गंगा लिमिटेड को बुक कीपिंग अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है और उनको ऑडिट भी ऑफर किया गया है। Which threat to independence may be involved in accepting such an engagement? यहाँ पर कौन सा थ्रेट आएगा? तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड एडवोकेसी थ्रेट। कौन सा आएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्योंकि खुद ही अकाउंटिंग करेगा और खुद ही ऑडिटिंग करेगा तो वहां पर वो अच्छे से रिव्यू नहीं कर पाएगा। और आप ही पेपर लिखो और आप ही को पेपर चेक करने देंगे तो राइट, मार्क्स से मार्क्स आ जाएंगे, राइट? इसी तरीके से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एक ही बंदा नहीं कर सकता, इसलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा। और ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट ना आए इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 141 है और उसमें एक पॉइंट दिया है कि जो सेक्शन 144 में जितनी भी सर्विसेज है वो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, और उसमें से एक है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, राइट? इसीलिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 भी ये शिवगंगा लिमिटेड कंपनी है, इस वजह से वो ऑडिटर जो है वो अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, या फिर अकाउंटिंग कर सकता है या फिर ऑडिट कर सकता है। क्लियर? और एंड ड्यू टू दैट उसका रीजन क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। चलो, CA Sargun is conducting statutory audit of branch of KBC Bank. During the course of audit, it is noticed that one of the borrower has availed a housing loan and car loan from the branch. CA Sargun एक बैंक जो है, राइट, उसका ऑडिट कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक कस्टमर ने हाउसिंग लोन और कार लोन ले रखी है। हाउसिंग लोन EMIs are overdue for 120 days as on date of balance sheet. Car loan EMIs are overdue for 60 days as on date of balance sheet. Which of the following statement is appropriate? बैंक ऑडिट में हमने पढ़ा था, राइट, कि अगर कोई भी लोन है वो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 90 डेज, राइट, वो 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवरड्यू है तो उसे ऐसा NPA क्लासिफाई किया जाता है। तो यहां पर जो हाउसिंग लोन है वो 120 डेज के लिए ओवरड्यू है तो वो NPA हो जाएगा। कार लोन है वो 60 डेज के लिए ओवरड्यू है तो वो वैसे देखने जाए तो NPA नहीं है। बट NPA की नॉर्म्स के हिसाब से ऐसा कि अगर कोई भी बोरोवर उसकी कोई भी एक जो क्रेडिट है, क्रेडिट फैसिलिटी है, लोन जो है, राइट, अगर उसमें वो NPA हो जाता है वो पूरा का पूरा बोरोवर ही NPA हो जाता है। उनकी जितनी भी लोन दे रखी है सभी को ऐसे NPA क्लासिफाई किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी वाइज नहीं बल्कि बोरोवर वाइज NPA क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर एक लोन के लिए वो NPA हो जाएगा तो वो उनकी दोनों की दोनों लोन, कार लोन एज वेल एज हाउसिंग लोन, दोनों ही एज NPA क्लासिफाई किया। So housing loan should be classified as NPA in accordance with RBI norms on asset classification. However, car loan should be classified as a standard asset. ये गलत है। Car loan should be classified as NPA in accordance with RBI norms on asset classification. However, housing loan should be classified as standard asset. ये भी गलत है। Both housing loan as well as car loan should be classified as NPA in accordance with RBI norms on asset classification. ये आंसर
हो जाएगा सही। बोथ हाउसिंग एज वेल एज कार लोन शुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, ये भी गलत है। मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, केस स्टडी एमसीक्यू दिया है, उसमें भी ये पॉइंट कवर अप किया है। और थोड़ा सा अगर इसको डिफिकल्ट बनाना हो तो ऐसा कर सकते हैं कि वो हाउसिंग लोन को भी लेस देन 90 डेज के लिए ओवर ड्यू दिखाए, और यहाँ पर भी कार लोन को भी लेस देन 90 डेज के लिए ओवर ड्यू दिखाए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आपका माइंड सेट हो गया है कि अगर एक लोन दे रखी है उसमें ओवर ड्यू है, ज्यादा है, एनपीए हो जाएगा, दूसरी लोन में कम है, फिर भी दोनों ही लोन एनपीए हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपको ऐसा एक माइंड में फिक्स हो जाए कि हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द लोन वुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए, और वो आईसीआई क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे और आपका आंसर चेंज हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें कई बार एग्जाम में आपको ध्यान में नहीं रहती है और उसी से आईसीआई प्ले कर सकता है, सो बी केयरफुल। Sagar Finance Corporation Limited is a government company. The audit of the company is conducted by statutory auditors appointed by Comptroller and Auditor General of India, C&AG. Sagar Finance Corporation है वो गवर्नमेंट कंपनी है और उसका ऑडिटर है, राइट, वो C&AG ने अपॉइंट किया। Who is empowered to conduct supplementary audit of Sagar Finance Corporation Limited? कौन उनका supplementary audit करवा सकता है? C&AG ही करवा सकते हैं। Within 60 days from the receipt of audit report वो supplementary audit करवा सकते हैं। Central government, C&AG, another independent auditor appointed by C&AG, another independent auditor appointed by Ministry of Corporate Affairs. यहाँ पर आंसर आएगा C&AG। सिंपल, ये सारे एमसीक्यूज थे। होप यू आर क्लियर विथ ऑल दिस। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कवर अप करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट, जो अलग अच्छे क्वेश्चंस है वही मैंने यहाँ पर कवर अप किए गए हैं, और वीडियो में भी हम वही डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन अगर आपको देखना जरूरी लगता है, अच्छा लगता है, टाइम है तो आप देख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, वो मॉड्यूल में मेरे नोट्स में ऑलरेडी कवर अप किए गए। अगर आप सिर्फ मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो भी वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो कवर अप हो ही जाएंगे, तो वो आपको देखने में टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे तो वो इनफ हो जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए भी और नॉलेज के लिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो है ये है आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। कीर्ति, a CA student, has joined articles in a reputed audit firm. She considers audit engagement to be an assurance engagement. जो कीर्ति है उन्होंने अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन की है और उनको लगता है कि ऑडिट है वो एक assurance engagement. Correct. Her understanding is that audit engagement is the only kind of assurance engagement in which practitioner gives a written assurance report in appropriate form. उनको लगता है कि सिर्फ ऑडिट एक ही एक assurance engagement है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट में जो प्रैक्टिशनर है वो अपना रिटर्न रिपोर्ट देते हैं। However, her friend Somaya does not agree with her. She is of the view that assurance engagement are not restricted to audit alone. Somaya जो है उनका मानना है कि assurance engagement are not restricted to audit only, मतलब कि वहां पर और भी assurance engagement हो सकती है। Besides, Somaya also thinks assurance engagement can also relate to matters other than historical financial information. ऑडिट जो है वो अश्योरेंस एंगेजमेंट है ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सोमाया का मानना है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा भी ऐसी चीजें हो सकती है जिसके लिए अश्योरेंस एंगेजमेंट किया जा सकता है। Whose view appears to be correct? State with reasons. किसका व्यू सही है वो हमें रीजंस के साथ बताना है। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि 3 टाइप की अश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकती है। एक है ऑडिट, मतलब कि रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विसेज ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट, जिसमें एक्सटेंसिव एलैबोरेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स की जाती है और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किया जाता है। फिर होता है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट रिव्यू, राइट, जिसमें जो ऑडिट है, जो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, उनसे लोअर लेवल का एश्योरेंस होता है, जिसे मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस हम उसमें ऑब्टेन करते हैं, राइट। और थर्ड होता है जो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। तो ऑडिट और रिव्यू जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके अलावा हो सकता है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या इंटरनल कंट्रोल कैसे है उसके लिए भी एश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकती है, राइट। तो वो अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसमें भी मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। तो तीन टाइप की एश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकती है, सिर्फ ऑडिट नहीं, राइट। रिव्यू भी हो सकता है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट भी हो सकती है, राइट। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, लाइक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल कंट्रोल। इजी। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ऑडिट एंगेजमेंट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। However, assurance engagement are not restricted to auditing.
There are other assurance engagement too, like review engagements, engagements providing assurance involving prospective financial information, engagements providing assurance on internal controls in an, right? Easy. Assurance engagements provide assurance to users. The difference is of the degree. Whereas an audit provides reasonable assurance, which is a high level of assurance, review provides lower level of assurance as compared to audit. मतलब कि moderate level of assurance है वो review में हमें मिलता है. There are also assurance engagements which relate to matters other than historical financial information, like providing assurance on matters involving prospective financial information and providing assurance on internal controls in an entity. In assurance reports involving prospective financial information, the practitioner obtains sufficient appropriate evidence to the effect that management's assumptions on which the prospective financial information is based are not unreasonable. The prospective financial information is properly prepared on the basis of the assumptions and it is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed. जो भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जो अश्योरेंस दिया जाता है उसमें देखा जाता है कि अजम्पशंस बराबर है या नहीं, वो अजम्पशंस के हिसाब से ही प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है या नहीं, उसमें जो भी मटेरियल चीज है वो सारी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की है, प्रेजेंट की है या नहीं, अजम्पशंस डिस्क्लोज किए है या नहीं, वो सारी चीजें देखी जाती है. उसमें हम ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि जो फ्यूचर में जो होगा, फ्यूचर में जो रिजल्ट होगा वो यही अचीव, क्योंकि फ्यूचर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल और उसी वजह से उसमें हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते, उसमें सिर्फ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस हम दे सकते. In the given case, Kirti is of the view that audit engagement is the only kind of assurance engagement in which practitioner gives a written assurance report in appropriate form, whereas is of the view that assurance engagement are not restricted to the audit alone. ये गलत है. Thus, view of Somaya is correct. Clear, easy था, right? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो है चैप्टर नंबर 7 का. क्वेश्चन नंबर 15 है आरटीपी सितंबर 24 का. CA Manoj is the statutory auditor of the company. He has completed the audit and issued the audit report dated June 30, 2024. CA Manoj है वो स्टेचुटरी ऑडिटर है एक कंपनी का और उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दिया है June 30, 2024. Before signing the audit report, written representations dated June 29, 2024 were obtained from the management of the company. ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले June 29, 2024 को उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया from the management. Discuss the significance of the date of written representations. Also state whether the written representation obtained on June 29, 2024 is appropriate or not. यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि डेट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और जून 29 को ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया सीएम मनोज ने वो बराबर है या नहीं. जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है मैनेजमेंट देता है एज पर एस 580 वो भी एक हमारे लिए ऑडिट एविडेंस है. वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है बट वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, इसीलिए वो हमें हमारा ऑडिट रिपोर्ट दे उससे पहले हमें रिसीव करना, ऑब्टेन करना नेसेसरी है. वो इज ऑन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या उसके पहले हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता, वो हमें ध्यान में रखना होगा. इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट के पहले वो रिसीव करना होगा क्योंकि उसमें मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो फुलफिल की है ऐसा लिख के बताता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है उसमें कोई भी हमारे हिसाब से कोई भी गलत कुछ चीजें नहीं है, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से फॉलो की है, ऑडिटर को सारी चीजें दी गई है और जो भी लाइन आइटम है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें स्पेसिफिकली लिख के बताते हैं. तो वो हमारे लिए ऑडिट एविडेंस है और उसी के वजह से हमें वो ऑब्टेन करना नेसेसरी है और वो भी बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट. तो यहाँ पर उन्होंने जून 30 को ऑडिट रिपोर्ट दिया और जून 29 को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन किया, तो ये चीज बराबर है. राइट. चलो as per SA 580 return representations the date of the return representation shall be as near as practicable to but not after the date of the auditor's report on the financial statement. ये nearer to the audit report होनी चाहिए, as near as possible to the audit report date but not later than audit report date. Since written representation are necessary audit evidence, the auditor's opinion cannot be expressed and the auditor's report cannot be dated before the date of the return report. Furthermore, because the auditor must consider events occurring up to the date of the auditor's report that might require adjustment or disclosure in the financial statements, the written representations are dated as near as practicable to, but not after the date of the auditor's report on the financial statement.
वो बहुत पहले से भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें वहां तक उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, जितने भी एडजस्टमेंट्स किए वो सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लिख के देनी है, इसलिए वो हो सके उतना नियरर टू द ऑडिट रिपोर्ट डेट होना चाहिए, बट वो नॉट लेटर देन ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर? In the given situation, CA Manoj obtained written representations dated June 29, 2024 from the management of the company before signing the audit report on June 30, 2020. From the above, it can be concluded that written representation have been obtained. Clear? लास्ट क्वेश्चन है ये आरटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। कंप्यूट द ड्रॉइंग पावर फॉर कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ कृपा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 विथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पर ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करना है। अमाउंट इन रुपीज दिया है, स्टॉक है 60,000 रुपीज, डेटर्स है 55,000 इंक्लूडिंग डेटर ऑफ रुपीज 15,000 फॉर एन इनवॉइस डेटेड 20 अक्टूबर 2023। हम यहाँ पर मार्च 24 के लिए ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, सैंक्शन लिमिट 48,000, margin on stock is 30% on debtor is 40%. Not debtors older than 3 months are ineligible for calculation of DP. Generally 3 months से older जो debtors है उसको consider नहीं किया जाता है, वो आपको नोट जनरली क्वेश्चन में देकर लिख कर ही देंगे। तो यहाँ पर जो स्टॉक दिया है वो है 60,000 का, उसमें से 10,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मतलब अभी तक वो जो क्रेडिटर्स है उनको पे नहीं किया गया है, तो उतना स्टॉक हमें कम कर देना है। तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा वो 60 - 10 मतलब कि 50,000 होगा, और उसमें मार्जिन है 30%, राइट। तो 50,000 का 70% ही ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट हो सकता है, तो उसका 70% करेंगे तो हो जाएगा 35,000, राइट। फिर डेटर से उसमें 55,000 है, उसमें से 15,000 के 20 अक्टूबर के हैं, मतलब कि वो 3 मंथ्स का जो हमें बताया गया है, राइट। हम कैलकुलेट कर रहे हैं मार्च के लिए, तो मार्च से 3 महीने गिनेंगे तो वो दिसंबर तक का हो सकता है, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च हो सकता है। तो दिसंबर के पहले के सारे ही इनएलिजिबल है, तो ये जो 15,000 के डेटर्स इनएलिजिबल है तो उसको हमें माइनस करना होगा। तो 55,000 में से 15,000 हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40,000, राइट। और उस पर मार्जिन है डेटर्स के ऊपर 40%, तो 40,000 का 40% माइनस करना है, सिर्फ 60% हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 40,000 का अगर हम 60% करेंगे, राइट, तो वो हो जाएगा 24,000। तो 35,000 प्लस 24,000 टोटल हो जाएगा 59,000। तो ये हो जाएगा ड्रॉइंग पावर 59,000, बट सैंक्शन लिमिट जो है वो 48,000 है। 48,000 का ही सैंक्शन किया है, और जो 59,000 है वो ड्रॉइंग पावर है, तो उनका ड्रॉइंग पावर जो वो एक्चुअल में विड्रॉ कर सकते हैं वो लिमिटेड हो जाएगा टू 48,000। सैंक्शन लिमिट क्या होती है कि वो पूरे साल के लिए लिमिट सेट की जाती है कि ये जो बोरोवर है वो मैक्सिमम इतना विड्रॉ कर सकता है ड्यूरिंग द ईयर, राइट। और जो ड्रॉइंग पावर है वो मैक्सिमम क्वार्टरली चेक किया जाता है कि उनके पास असेट्स कितनी है, जो करंट असेट्स वगैरह है वो कितनी है, वो उस हिसाब से ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसीलिए कई बार सैंक्शन लिमिट से ज्यादा ड्रॉइंग पावर हो सकता है, जैसे कि हमने देखा, बट वो विड्रॉ कितना कर सकते हैं सैंक्शन लिमिट जितना ही। अगर उनसे ऊपर, अगर वो सैंक्शन लिमिट से ज्यादा अगर विड्रॉ करेंगे या ड्रॉइंग पावर से भी ज्यादा अगर विड्रॉ करेंगे तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, राइट। वो हमने एनपीए नॉर्म्स में समझा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर यही पूरा कैलकुलेशन है, आप वो एक बार देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर लिखा है कि सो ड्रॉइंग पावर वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सैंक्शन लिमिट दैट इज ₹48,000, राइट। तो ये सारे आरटीपी सितंबर 24 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज थे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम जनवरी 25 के आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।